7 जनवरी शाम 6 बजे। बाबेदह के खुलने से 1 घंटा कबल गाड़ी की गंभीर और दम घोंट देने वाली खामोशी उस फोन कॉल ने तोड़ी थी। गाड़ी चलाते हुए एक हाई फाई कॉलोनी का मोड़ मुड़ते हुए उसने कॉल अटेंड की और स्पीकर गाड़ी से जोड़ दिया। कहाँ हो? कोई मर्दाना आवाज गाड़ी में गूंजी। दोस्त के घर जा रहा हूँ। कोई काम? तुम यूएन के अजलास में शरीक हो रहे हो। तुम 1 हफ्ता बाद। सामने वाला जैसे अल्फाज भूल गया। तुम्हारी नौकरी नहीं चली गई थी? तुम वही इंसान नहीं हो जो 1.5 साल से बेरोजगार है? वो अब धुंधी से पूछ रहा था। जबरेज के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। मैंने 2 साल यूनिसेफ के लिए जग मारी है। तुम भूल गए हो? मैं अब भी बेरोजगार ही हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं अमेरिका जाऊंगा और यूनिसेफी की तरफ से एनजीओ के इजलास में शिरकत करूंगा। अब इसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका अंदाज एक बेहद सर्द था। ये खुशी और कामयाबियां उस पर असरअंदाज होना छोड़ चुकी थीं। ये एक बहुत बड़ा मौका है जबरेज। तुम्हें एक अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज दोबारा मिल सकता है। वहां जाओ तो प्लीज कोई मसाइल पैदा मत करना। जबरेज खामोशी से सुनता रहा। दनीन से मुलाकात हुई थी मेरी। तुम दोनों की तलाक हो रही है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जबरेज ने बेजारी से कॉल काटी। जो बातें वो खुद से नहीं करना चाहता था वो दूध से दोहरा रहे थे और उससे बेहद उकताहट होने लगी। स्टोरेज बॉक्स से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वो रुका। गहरी सांस ली, सर झटका और पैकेट वापस रख दिया। बाकी का रास्ता वो ये सोचते हुए आया था कि अब किस तरह खुशियों के दरवाजे खुद पे बंद करने हैं। अगर उसका डॉक्टर कहता था वो खुदकुशी करने के करीब है तो दुरुस्त कहता था। लॉन में रखे सुमुर्द सब्ज रंग के सोफों पे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जोफ्रू जरा थकी थकी सी लगती थी। अलबत्ता सबरिश नॉर्मल था। वो आजकल इस्लामाबाद में ही था, सो उससे जुहरू के साथ ही कैफे जाने का फैसला किया। उस फोन कॉल के बाद वो सीधा यहाँ आया था। स्याह जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट थी जिसके ऊपर बगैर बाजुओं वाला स्वेटर पहन रखा था। चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। 10 साल पहले उसकी आंखों में बेफिक्री हुआ करती थी। आज 10 साल बाद वहाँ हल्के थे। 10 साल पहले वो कम को हुआ करता था। आज उसे बोलना थका देता था। जुहरू खामोश सी बैठी थी। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का मग काफी देर पहले पाप उड़ाना छोड़ चुका था। वो किसी गहराई नुक्ते पे नसें जमाए हुई थी। ये कलर सुल्तान का फेवरेट है। काफी देर की खामोशी से उकताया तो किसी तरह बात शुरू की। जुहरू पूरी तरह चौंक गई। उससे जुमुर्द रंग का मामल की शर्ट और हमरंग ट्राउजर पहन रखा था। शर्ट के बाजू पूरे थे मगर लंबाई बस कमर ढांप लेती थी। शर्ट के बाजू, गले और उनके आखिर में सफ़ेद नगीने जुड़े थे। कुछ ऐसा ही काम गले पे भी था। पैरों में उसके सब्ज रंग की हाई हील्स थी। इस सर्दी में हाई हील्स कोई पागल ही पहन सकता था, मगर जिस पागल ने पहन रखे थे वो इतने खूबसूरत थे कि उनसे नजर हटाना मुश्किल था। तुम्हारे जूते भी खूबसूरत हैं। पेरिस फैशन वीक की बेस्ट कलेक्शन, राइट? जुखरूफ ने धीरे से सर हिला दिया। चंद लम्हे वो जबरिश को देखती रही। सुल्तान का यहाँ क्या जिक्र? जबरिश हंस पड़ा। कम ऑन सी। अब तुम 18 साल की नहीं हो और ना मैं। तुम जानती हो ना सुल्तान तुम में इंटरेस्टेड था। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कहूँ तुम्हें? उसकी रंगत फक हो गई थी। अदालत में जब वो बोलती थी तो लोग स्तंभ साध लेते थे। आज वो खुद सांस न ले सकी। कोई सुल्तान के हवाले से यूं उससे पास पुर्स करेगा उसे अंदाजा नहीं था। सुल्तान तुम्हें पसंद करता था? जबरिश ने नरमी से उसकी मुश्किल आसान कर दी। करता है। कुछ वक्त कबल उसने तुम्हें प्रपोज करने का सोचा था, लेकिन तुम अपनी मम्मी के किसी दोस्त के बेटे में इंटरेस्टेड थी। मैं नहीं थी। वो बेसाख्ता के बैठी। हो सकता है, लेकिन तुम शायद सुल्तान में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वरना तुम उससे पूछे बगैर लंदन में न रुकती। और मुझे उससे क्यों पूछना था? वो ठंडे अंदाज से बोली। हाँ, मैंने मम्मी के लाए प्रपोजल पे कोई नापसंदीदगी की जाहिर नहीं की। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सुल्तान को इनकार कर रही हूँ। लंदन में रहना पढ़ना मेरा फैसला था। सुल्तान अगर मुझसे आगे के प्लान्स पूछता तो उसमें खुद को टॉप पे पाता। जबरिज आज उसे देखेगा। 10 साल उन 4 लड़कों ने अपने दोस्त की तबाही का जिम्मेदार उसे ठहराया था। आज 10 साल बाद वो खुद को बड़ी जिम्मा कर रही थी। और क्या कमाल कर रही थी। कुछ अरसे पहले मेरी दोबारा मंगनी हो गई। उससे पहले भी वो मेरे लिए नहीं आया। वो आया था, मगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं कर दिया था। तो अब्बा ने रिश्ता किया था ना, मैंने पसंद तो नहीं किया था। अगर सुल्तान सफदर मुझे मेरी मंगनी के दिन भी प्रपोज करता तो मैं ना नहीं कहती। वो सांस लेने को रुकी। सच ये है कि सुल्तान सफदर की अना इतनी ऊंची है कि उससे झुककर मेरी आंखों और दिल में अपना अक्स देखा ही नहीं।
मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो, और उसे लगता है हर चीज उससे बगैर कहीं मिल जानी चाहिए। मगर उससे कॉफी का कप मेज से वापस रखा और उन्हें ठंडी नजरों से उसे देखा। अपने दोस्त को बताओ कि मोहब्बत बाप की विरासत नहीं होती, माँ के चेहरे से मिला तुर्का नहीं होती, जो बगैर कहे बिना किसी मेहनत के मिल जाए। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर एक इश्तिहाल सा था जो निकल गया। सब्र छनूस उसे देख रहा था। दोस्त हैं हम। अगर उसे कोई इशारा, कोई तासुर तुम दे देती तो क्या तुम्हारी अना छोटी हो जाती? मेरी मंगनी 3 साल पहले टूट गई, और इन 3 सालों में वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आया। मेरे बाबा मर गए, वो नहीं आया। एक टेक्स्ट की क्या औकात थी, उससे वो तक नहीं हो सका। उसका आखिरी मैसेज 1 साल पहले आया था। अपने चचा की वजह से वो मुझसे लड़ा, चीखा, और एक सॉरी तक नहीं कहा। और तुम कहते हो उसके इस अंदाज के साथ मैं उसे कोई ग्रीन सिग्नल देती, शायद दे देती। लेकिन क्या है ना, हम अब 18 साल के नहीं हैं। वो उसके अल्फाज उसे ही लुटा रही थी, मगर वो बुरा नहीं मना रहा था, हैरान कुन। और शादान, तुम दोनों के दरमियान जो सर्द जंग है उससे कौन वाकिफ नहीं है? तुमने ढेर लोगों के सामने कह दिया कि प्राइम शो करने वालों की बातों को सीरियस ना लें, उन बेचारों को बोलने के पैसे मिलते हैं। ये अल्फाज तुम अपने दोस्त के बारे में कैसे कह सकती हो? ज़ुखरूफ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, उसका चेहरा तमतमाने लगा था। वो अपने शो में बैठकर मेरा नाम लेकर कह रहा था कि मुझे सुल्तान के चचा के खिलाफ केस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो बेकसूर है। और मैंने ये केस इससे लिया क्योंकि ये मुझे सारे इस्लामाबाद के नस्सों में ले आएगा। ये सही था। हाँ, जाहिर है ये सही होगा, क्योंकि तुम तो उसी का साथ दोगे। तुम तो। ये गलत था। वो एकदम उसकी बात काट कर बोला। सुखरुख ठहर गई। ये गलत था और मैंने उसे गलत कहा, इसीलिए वो पिछले 8 माह से मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं देता। सुखरुख ने कुछ कहना चाहा, मगर और ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसलिए कहा क्योंकि अब हम 18 साल के नहीं रहे। अल्फाज समाजी की सूरत उसके रुखसार पे घुप गए। उसके पैर शक पड़ गए। वजह सर्दी नहीं थी, वजह जाने क्या थी। तुमने इल्जाम देना सीख लिया है जुफरू। अब बाबे तहर खोलकर वक्त में पीछे देखो तो तुम इतनी विक्टिम नहीं जितनी बन रही हो। तुम क्यों आए हो यहाँ? साफ साफ कहो, अब तुम नहीं रहना चाहते दोस्त? वो चटक कर बोली। सब्र चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें लगता है ये कोई मीटअप या गेट टुगेदर है? आज हर कोई एक बाप बंद करने आ रहा है। दोस्ती, इतबार, वफा और वो 2 कदम आगे आया, सुन साकित खड़ी सुखरुख के सामने आकर रुका। और शायद मोहब्बत का भी। आज बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। सुखरुख साकित रह गई। यानी वो ये अहद करने वाली अकेली नहीं थी, यानी खानदान टूटने वाला था, यानी सब खत्म, दी एंड। वो 5 लोग तहर के एक बाप को बंद करने वाले थे। एक ऐसा बाप जिसके पीछे रंजिश, खलिश, कसक, आसुर्दगी दफन थी, मगर मदफन राजों में एक जज्बा साजिश का भी था, जिसे वो 5 लोग फरामोश कर चुके थे। भाभी रह किसी की चाह लेने से बंद नहीं हो जाते। 7 जनवरी शाम 7 बजे, कैफे विंग चार्म। बाबे दहे के खुलने से चंद लम्हे कबल इस्लामाबाद के मसाफात में एक छोटा सा गांव जावर खड़ आबाद है। चारों ओर पहाड़ी सिलसिला और दरमियान में वाक़या ये गांव लोगों के लिए जन्नत जैसा था, जहां पहाड़ की चोटियां बर्फ से सफ़ेद होती हैं। सबसे सार उस गांव की अमानत है। पहाड़ों से गिरते चश्मों का शोर किसी गीत जैसा है, और झील का शफाफ पानी आने वालों को अपने हसार में जकड़ लेता है। ये छोटा सा गांव बहुत तरक्की याफ्ता है, क्योंकि यहाँ स्काई हाई होटल है, पाकिस्तान का दूसरा खूबसूरत और आलीशान होटल। कई साल पहले ये होटल वजूद में आया था, और इस्लामाबाद मरी आने वाले हज़ारों लोग इस होटल में रुकना चाहते थे। वजह सिर्फ खूबसूरती और शान शौकत ना थी, ये इस्लामाबाद और मरी को जोड़ता था। सयाहों को मरी और इस्लामाबाद के होटल्स में जगह पाने के लिए ख्वार नहीं होना पड़ता था। उसके अलावा ये गांव और उसका हुस्न देखने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते थे। गैर मामूली खूबसूरती का हामिल जावरगढ़ सयाहों की तवज्जो खींच लेता था। कहानी का मरकज़ इस वक्त कैफ़े विंग चार्म है। स्काई हाई यक में और पहाड़ों के बिल्कुल रूबरू ये कैफ़े कदीम तर्ज की थीम पे बना था। बड़े बड़े पत्थरों की बनी कुर्सियाँ और उनके ऊपर झोंपड़ी नुमा छज्जे, मेज़ भी पत्थर को काटकर एक खूबसूरत शक्ल में ढाल कर बनाई गई थी, और लाए जाने वाले बर्तन ऐसे थे जैसे किसी बादशाह के सिरे संभाल रहे हों। एक लंबी पत्थर की मेज़ के गिर्द इस वक्त 2 लोग बैठे थे, सुल्तान सफदर और हसन सुल्तान।
वो सबसे पहले आए थे। सुल्तान जब से आया था बेमकसद मोबाइल पे उंगलियां चला रहा था। हसन ने 2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो मुख्तसर जवाब देता रहा। उसी पल कैफे का दाखिली दरवाज़ा खुला और 2 लोग एक साथ अंदर आए। सुल्तान ने किसी एहसास के तहत नज़र उठाई और मोबाइल पे चलती उसकी उंगलियां साकित हो गई। आंखें एक रुख पे जम गई और दिल दिल इतनी जोर से धड़का कि आवाज़ मीलों तक गई। वो यकटक आंखें झपके बगैर उससे तक रहा था। वो उसकी तरफ आते हुए मुस्कुरा रही थी। सुल्तान मुस्कुरा भी न सका। उसके कान और गले में सब सिरे थे, मगर सुल्तान के लिए उसकी आंखों की चमक दुनिया की सारी चमक भी भारी थी। छोटे बाल कर्ल करके शानों पे डाले वो पुरस्मात कदम उठा रही थी। वो करीब आकर रुकी तो हसन खड़ा हुआ। सुल्तान भी सर झटकते हुए उठा। अलेक सलेक के बाद वो सुमर शर्ट के ऊपर पहना सफ़ेद रंग का ओवरकोट उतार कर उसे कुर्सी पे टांग रही थी। अब वो चारों शादान का इंतजार करने लगे। आजकल क्या कर रहे हो जबरेज? हसन ने गुफ्तगू का आगाज किया। सुल्तान और ज़खरूफ अपनी जगह खामोश थे। ये सवाल तुम जानबूझकर कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मेरा दिवालिया हो गया था? तुम नहीं जानते उन पे फ्रॉड का इल्जाम लगा था? वो तेज लहजे में बोला। हसन तो हसन, सुल्तान और ज़खरूफ भी उसे देखने लगे। वो तो उन सब में सबसे ज़्यादा काम रहता था। बैरिस्टर साहब, हर कोई आपकी तरह प्रिविलेज नहीं होता कि एक नौकरी चली जाए तो दूसरी चौखट पे हाथ जोड़े खड़ी रहे। काम डाउन जबरेज। हसन ने बस एक बात की थी। सुल्तान ने उसे टोका। हकीकत यह है कि तुम्हारी नौकरी नहीं रही। जाहिर है अब कुछ नया तो करना है ना। और तुम यूएन के इजलास में जा रहे हो ना। क्या तुम दोनों मुझे मेरी कमाई की का एहसास दिलाना चाहते हो? तुम लोग ये बता रहे हो कि अगर मैं एक दिन घर बैठ गया तो मेरे लिए गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसकी कनपटी की रगी तक भड़कने लगी थी। सुल्तान ने कुछ सख्त सख्त कहना चाहा, मगर हसन ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। सबरेश नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सुफ्रू मुतबराना अंदाज से बोली। तुम बताओ सुल्तान, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हो? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। जिस काम के लिए लंदन छोड़ा था उसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। यानी तुम मानते हो तुमने लंदन अपनी वजह से छोड़ा था? वो तुर्की बात तुर्की बोली। देखा, मैंने कहा था ना, सुल्तान सफ्दर इतना अनापरस्त है कि वो दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता और ना ही किसी के लिए रुक सकता है। आखिरी बात उसे सबरेज को देखकर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कही थी। सुल्तान सफ्दर को अगर ये बात किसी और ने कही होती तो वो माफ़ न करता, मगर ज़ुखरुफ वक़ार को बहुत कुछ माफ़ था। सर फहरिस्त सुल्तान पे तंज करना था। मेरी कुछ हदूद है, इसलिए मैं दूसरों की हदूद का भी एहतराम करता हूँ। और ये सच है, मैं जगहें अपनी वजह से तब्दील करता हूँ। मुझ पे मेरी माँ के भेजे हुए वॉइस नोट्स असर नहीं करते। हसन और सबरेज उस वॉइस नोट के किस्से से लाइम थे, सो खामोश रहे। ज़ुखरुफ का चेहरा एक लम्हे में सुर्ख हुआ था। उससे कुछ कहने को लब खोले, मगर सामने से आते शादान को देखकर खामोश हो गई। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा। वो नहीं जानता था क्यों, मगर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। नॉस्टैल्जिया सी मुस्कुराहट, किसी अजीज़ को देखकर आने वाली एक बेराया बेख्तियार मुस्कुराहट। वो अब उन सब के करीब रुककर हर एक से पंजा मिला रहा था। सबसे आखिर में सुल्तान था। उससे शादान की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो कुर्सी खींचकर सामने बैठा। सुल्तान सफ्दर का हाथ हवा में मौलिक रह गया। एक तीर सा था जो उसके दिल में घुप गया। शादान वो सिर्फ दोस्त नहीं था, शादान उसका ख़ानदान था। वो हमेशा सबसे पहले और जाते वक़्त सबसे आखिर में सुल्तान से मिला करता था। वो सुल्तान से नहीं मिला। सुल्तान के चेहरे की रंगत पल भर में मुतग़य्यर हो हुई। इतनी देर कर दी शादान, तुम्हें यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए था। हसन की बात पे वो पुरतकल्लुफ़ सा मुस्कुराया। मैं जल्दी आ गया था, लेकिन फिर सोचा यहाँ इंतजार करके वक्त ज़ाया करने से बेहतर है ज़रा गाँव देख लूँ। सफ़ेद झूठ बोल रहा था कमबख्त। वो घंटा भर पहले आ गया था और स्काई हाई के टेरेस पे खड़े होकर सिगरेट फूंक रहा था। एक तरह से वो अपने दोस्तों को इंतज़ार करवाना चाहता था। क्यों, वो नहीं जानता था। अगर तुम्हारा वक्त इतना कीमती था तो तुमने आने की हामी क्यों भरी थी? जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम गाड़ी खुद चलाकर पूरे होशो हवास में आए हो, नहीं? सुल्तान बाजू सीने पे बांधे पड़े खुशगवार लहजे में बोला। शुक्र है मैं दोस्तों के बुलाने पे आ तो गया। सच कहूँ तो मैं जबरीज के लिए आया हूँ। उससे साथ बैठे सबरेज के कंधे पे हाथ रखा। आंखों में तुराख सा था। मैंने तुमसे कहा था जबरेज, यहाँ अप्लाई मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है। मगर तुम मेरी नहीं सुनते, बल्कि तुम सब सुल्तान की सुनते हो। और देखो हम कहाँ हैं। उससे सुल्तान को देखा। वो बस उसे देख रहा था। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वो काम था। वो बस वजह जानना चाहता था, इस सलही की, इस बेरूही की। और तुम क्या कह रहे थे सुल्तान? वो हाथ मेज पे रखे आगे हुआ, आंखों में तपिश थी। मैंने आने की हामी क्यों भरी?
क्योंकि मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ, दोस्तों के गम और खुशी में शामिल होता हूँ। हाँ, मगर कुछ लोग मैयत से ज्यादा एक टीवी शो को फोकियत देते हैं। मेज़ पे धरे सुल्तान के हाथ की मुट्ठी भींच गई। ज़ुहरू वक़ार के दिल पे किसी ने कुछ दे मारा था। वो उसके बाप की मैयत को छोड़कर एक टीवी शो अटेंड कर रहा था। वो कैसे भूल सकती थी? मेज़ पे एकदम ऑकवर्ड सी खामोशी छा गई। हर कोई अपनी-अपनी जगह खामोश बैठा था। कई यादें थीं, कई बीते लम्हे थे, जो याददाश्त का हिस्सा बन और मिट रहे थे। दोस्तों के साथ गुज़रे हुए लम्हात अमर हो जाते हैं। दोस्तियाँ मर खप जाती हैं, लम्हात नहीं मरते। आखिरी सांसें लेती दोस्तियों की अमर लम्हात जब याद आते हैं, दिल को आरे से चीरे जाने की तकलीफ सी होती है। यही तकलीफ इस वक्त उस मेज़ पे बैठे हर शख्स ने महसूस की। कॉफी या फिर खाना? हसन सुल्तान ने सकूत तोड़ा था। जर्द रोशनियों में उन सब के बेचैन चेहरे कोई जवाब न दे पाए। कॉफी मंगवा लेते हैं, उसके बाद खाना। ओके? उससे वेटर को आवाज़ दी और मुख्तलिफ कॉफ़ी के फ्लेवर ऑर्डर किए। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। साथ उससे मोबाइल निकाला और सबको कैमरे की तरफ देखने को कहा। खामोशी से तस्वीर ली गई। आज बहस नहीं हुई। आज मेरा चेहरा नहीं आ रहा कि रट नहीं लगी। ज़ुहरू, एक बात बताओ। हसन ने खुशगवार अंदाज से बात का आगाज़ किया। मैं जस्टिस इब्तिसाम वाले केस में कोर्ट आया था। तुम इतनी जोर से योर ऑनर कह रही थी, बेचारा जज बकायदा डर गया था। इसकी तो आदत है शुरू से। सफरेश बोला। याद है सर थॉमस की क्लास में जब वो कान का ऑपरेशन करवा के आए थे, उन्होंने बाकायदा ज़ुहरू से हाथ जोड़कर अर्ज की थी कि वो बोले मत, जो पूछना है लिख कर पूछ ले। हाँ, तो सिर्फ मैं नहीं, हाथ तो उन्होंने शादान के आगे भी जोड़े थे कि भाई तुम चुप रहा करो। जब बोलता था सहर उगलता था। वो फौरन से बोली। शादान ने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया। साधा बेख्तियार मुस्कुराहट। शादान गुस्से का तेज था, मगर जो बात वो करता था वो सही होती थी। सर थॉमस को इससे ख्वामखा बैर था बस। सुल्तान उसे देखते हुए बोला। मैं कम अज कम बोलता तो था। जबरिज के मुंह से अल्फाज निकलवाने के लिए मेरी अम्मा को चिल्ला काटना पड़ता था। शादान भी बोला। लगता है तुम्हारी अम्मा चिल्ला काटते हुए अपना ध्यान बटा लेती थी, क्योंकि रिजल्ट तो आज भी 0 है। हसन ने शादान और सबरिश दोनों पे चोट की। हस्वे मामूल शादान भड़क उठा। तुमने देखा सुल्तान, इसीलिए हमेशा से इसके खिलाफ था। ये एक तो हमारे दरमियान घुस आया, ऊपर से हम पे ही तंज करता है। तुम हमेशा इसकी हमायत। तेज से बोलते हुए रुका। यकदम अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो होल से निकल रहा है। दोस्तों के सामने तो इंसान फिल्टर फ्री होता है, क्या वो भी हो रहा था? लेकिन उनके सामने नहीं। जबरीश के होंठ से हल्की सी मुस्कुराहट भी गायब हुई। सुखरू की आंखों की चमक खत्म हो गई और शादान की निगाहों से शफकत यकदम रुखसत हुई। बस एक हसन था, सिर्फ हसन जिसके दिल को कुछ हुआ था। क्या वो उन्हें जोड़ नहीं सकता? क्या वो आज वाकई उन्हें खो देगा? कॉफ़ी आ गई। हर कोई अपने अपने मग की तरफ मुतवज्जा हुआ, यूं जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई और होना। दिल में ढेर सारे शिकवे रंज बातें थीं, मगर कहते हुए नाक आड़े आती थी। सुल्तान ने अपना कॉफ़ी का मग उठाया। तिरछी निगाहें ज़ुहूफ पे जमी थी। क्या वो उससे माजरत करे? क्या वो शादान के सारे मामलात दुरुस्त करे? क्या वो सबरीज की तरफ पहल करे? शादान की गर्म कॉफ़ी से अपना हलक तो जला लिया। हाथ की बंद मुट्ठी भींच रखी थी। क्या वो ज़ुहूर से पूछे कि उसने एक केस को दोस्ती पे फोकियत क्यों दी? क्या वो सुल्तान से कहे कि उसे मालूम था सिराज पे हमला होने वाला है, मगर उससे नहीं बताया? क्या वो जबरिश का बाजू बने या वो ज़ुहरूफ से माफ़ी मांग ले? ज़ुहरूफ की कॉफ़ी का कप उसके दोनों हाथों के दरमियान में था। उसे सुल्तान को देखा। वो आज भी वैसा था, नरम धूप जैसा, महफूज किले जैसा। उसकी आंखें वो इन आंखों में झांकने में इतनी देर क्यों कर चुकी थी? क्या उसे ये कहना चाहिए? क्या वो हसन से कहे कि वो उससे इनसिक्योर है? क्या वो शादान का गुस्सा कम करने के लिए सफाई दे या उसे अपनी नाराज़गी की वजह बताए? जबरेज कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट ले रहा था। क्या वो अपना कप ज़मीन पे तोड़कर अपने गुस्से का ऐलान करे? क्या वो इन सब को बताए? क्या वो उसका फ्लैट बिक रहा था? उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसका बेटा, वो उसे मिस करता था। क्या वो उनसे शिकवा करे या फिर उनके सामने अपने रंज कहे? हसन सुल्तान के चेहरे पे मलाल था। क्या वो उन सबको बताए? क्या वो उन सबके मसाइल सुन सुन कर थक गया था? क्या वो उनसे पूछे कि जब उसे बीच सड़क पे गोलियां मारी गईं तो कोई उससे मिलने अस्पताल क्यों नहीं आया? वो किससे क्या क्या कहता? अब ये दोस्ती नहीं चल सकती थी। अब बस। मुझे कुछ कहना है। हसन ने अपना हाथ पिया मग मेज पे रखा। मुझे भी। सुल्तान शायद सिराज सफ्तर की बात मान चुका था। मुझे भी। ज़ुखरूफ ने हार मान ली। शादान और सफरेज ने भी अपने अपने मग मेज पे रखे।
वो पांचों मेज से आगे को हुए। उन पांचों ने हाथ बाहम जोड़ लिए। अगले ही पल उन पांचों की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। सारे कैफे में खूब अंधेरा। लोग आवाजें दे रहे थे, कोई चीख रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रहा था। उनके सर बायाक वक्त चकराने लगे थे। उस अंधेरे में उठकर भागना चाहते थे वो, लेकिन उन पांचों के आवाज मुअत्तल हो रहे थे। आंखें धीरे धीरे बंद और जिस्म सुन। किसी ने उन पांचों के जिस्म में कुछ नुकीला चबो दिया था। नीम गनूदगी की हालत में शादान और सुल्तान ने महसूस किया कोई उन्हें उठाकर गाड़ी में डाल रहा था। हसन पे बेहोशी पूरी तरह तारी ना हो सकी थी। किसी ने उसके माथे पे कुछ दे मारा था। उसके सर में टीसें उठी। ज़ुहरा वक़ार के सब्ज़ जूतों पे उससे बंद होती आंखों से एक भारी फूट पड़ते देखा। ज़बरे शाहनवाज से खुद को ढीला छोड़ दिया। उससे कबूल था, मौत भी, सज़ा भी। उससे बस दोबारा होश में नहीं आना था। आधे घंटे की ये मुलाकात एक ट्रेजेडी में बदलने की शुरुआत कर चुकी थी। क्या तुम तैयार हो? बाबे तहर खुल चुका था। मौजूदगी, एग्जिस्टेंस। क्लाइमेक्स से शुरू करते हैं। गोली चलने की आवाज़ उस तहखाने में गूंजी तो वो पांच वजूद ठहर से गए। उनके जिस्म में एक सरसी लहर दौड़ गई। नौहारत नौजवान था। सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर गहरा भूरा स्वेटर और साथ स्याह रंग की शॉल पहन रखी थी। पीले बल्ब की रोशनी में उसकी सुनहरी हल्की बड़ी दाढ़ी चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखें ठंडा तासु लिए हुई थीं। बर्फ जैसा ठंडा कुछ था उसकी आंखों में, जिसने पल भर के लिए उन पांच लोगों को बर्फ कर दिया था। साकिन, सामत। बखैर रागले, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डरने की कोई जरूरत नहीं, मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं हम। बड़ी ही खुशली और दोस्ताना अंदाज से कहते वो कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठा। उसके लहजे से पख्तून अंसर छलकता था। मेरा नाम बहरान खान है। वैसे तो लोगों को मुझसे मिलकर खुशी होती है, मगर उससे ताराना नजर उनके चेहरों पे डाली, फिर उसे जैसे ताज्जुब हुआ। तुम सबको नहीं हुई होगी। खैर, ये जस्टिफाइड है। अब मैं तुम सबको ऐसे बांध कर रखूंगा तो तुमने खुश थोड़ी होना है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाए हो? शादान गुस्से से फनकारा। बेराम खान की मुस्कुराहट सिमटी। दोबारा मुझे टोकना मत, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। सर लहजे में कहकर वो सुल्तान की तरफ मुड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम सबके यहाँ होने का एक मकसद है। किसके लिए काम करते हो तुम? कौन है तुम्हारा बॉस? और उसके तलवे चाटने के लिए क्या लेते हो? अब के बेराम अपनी जगह से उठा और पिस्तौल को उंगलियों में घुमाया, फिर उससे हाथ में लिया और हाथ पीछे करके पूरी कुव्वत से उसका दस्ता उसके सर पे दे मारा। सैयद शादान शाह को दुनिया चकराती महसूस हुई। बाकी सबरेज और सुल्तान सपाट नजरों से उसके माथे से बहती खून की धार देखते रहे, जबकि सुखरूफ ने आंखें मीच ली थी। खौफ ने उसके सारे जिस्म को जकड़ लिया था। जाहिल इंसान, तुम एक इंसान को इस तरह से कैसे मार सकते हो? हसन घुराया था। बेराम ने गर्दन एक तरफ ढलकाई थी और मुड़कर दिलचस्पी से उसे देखा। यूं ही उसे देखते देखते उसे दस्ता एक बार फिर घुमाया और शादान को देखे बगैर एक बार फिर उसका माथा जख्मी कर दिया। इस बार वो चीख भी न सका। वार कारी था। उससे गर्दन ढलका दी। जिस्म का हर अर्जू दर्द से चीख उठा। वो गहरे लंबे सांस से नहीं लगा था। किसी और को कुछ जानना है या मैं अपनी बात जारी रखूं? उससे मुड़कर उन सबको बारी बारी देखा। शादान की आंखें नकाहत से बंद होने लगी थीं, मगर उसकी जुबान नहीं। मेरे हाथ खोलो, मैंने तुम्हें जिंदा ना गाड़ा तो मेरा नाम सैयद शादान नहीं। बेराम हाथ का गुस्सा एक बार फिर ऊद कर आया। उससे कनपटी को सहलाया। जबल खान यारा, अधे खो रशा। जबल खान यार इधर आओ। उससे तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखते हुए हाँक लगाई। शायद वहां कोई था जो अब तक नीचे नहीं आया था। जबल खान के साथ अपने बाप को भी बुला लो, जरूरत पड़ेगी। सबरेज की बात पे वो मुड़ा और पिस्तौल का एक दस्ता उसके मुंह पे भी दे मारा। उसके होंठ से खून फवारे की मानिंद बहने लगा। वो अगर खौफ व हरास कायम करना चाह रहा था तो कामयाब रहा था। खुदा की कसम, मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा। उससे एक बार फिर हाँक लगाई, जैसे ऊपर खड़े शख्स को वार्न कर रहा हो। आवाज से सख्त तेज था। ऊपर से अब भी हल्की हल्की बातों की आवाज आ रही थी, साथ साथ किसी की आवाज भी आई। आ रहा हूं। आवाज भारी थी, संजीदा भी। अब अगर अगली बार तुमने इन पे हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। जुबान से बात करो। सुल्तान सख्त तहक्कुम से बोला। गर्दन उठा रखी थी। बेराम अभी कुछ कहता कि शादान ने उसे दोबारा काली निकाली। उसकी आंखें सुर्ख हुई, रगें तन गई। अब ये मुझे हाथ उठाने पे मजबूर करेगा। उसका इशारा शादान की तरफ था। हसन और सुखरूख उसे चुप करवा रहे थे, मगर वो उससे गालियां बक रहा था। बेराम ने अब के जमे हुए हाथ का मुक्का उसके जबड़े पे दे मारा।
साथ 2 मुक्के उसके पेट में मारे। उसके मुंह से खून निकलने लगा। शादान को अपने दिमाग की तारें हिलती महसूस हुई। तुम मुझसे बात करो या फिर बुज़दिलों की तरह चिपते फिरोगे जबलहान। जुल्तान शादान के माथे से बहते खून को देख पूरी कुव्वत से घुराया। सीढ़ियों के पार खड़े आदमी ने अपने सामने खड़े आदमियों को जाने का इशारा किया। अगर तुम्हारे इस वजीर ने एक बार फिर मेरे लोगों पे हाथ उठाया तो सुल्तान सफदर को तुम जानते नहीं हो। और तुम्हारा ये आदमी, इसका जुबान बंद क्यों नहीं होता? इसको बोलने का बीमारी है। बेराम भी घुर्राया। जब तक तुम्हारा हाथ उठता रहेगा वो बोलता रहेगा। उसे बोलने की नहीं, गैरत की बीमारी है। हाथ बांध कर मारोगे तो वो मुंह से मारेगा। हसन की आवाज़ सीमी थी। उसे गुस्सा नहीं, उसे खौफ आ रहा था। आज 15 साल बाद उसे वैसा खौफ आया था जो वो एक बार पहले भी महसूस कर चुका था, जब उसके बहनों ने उसके सामने किसी आदमी की रान पे गोली दाग दी थी। वो सफाकी उस बहराम के अंदर नजर आई। वो फर्श पे बहता खून उसे आज शादान के चेहरे पे नजर आया। हसन सुल्तान को खौफ ने जकड़ लिया था। उसे खून से खौफ आता था। हमारा गैरत का क्या? ये हमको गाली दे रहा था। बात करने आया है, हम बात करने दे। फिर भी इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। जबलहान ने सीढ़ियों पे पहला कदम धरा। उसकी आवाज़ सहहाने में गूंजने लगी। ये सब हमारे मेहमान हैं। तुम्हें चाहिए था कि इनसे तमीज से पेश हो। तुम हमारी रवायत का पास रखना कब सीखोगे? वो अब उनके करीब आ रहा था। आवाज़ से हल्की सी मलामत थी। तमाम निगाहें उसकी तरफ लग गई। हर समात को उसके बोलने का इंतजार हुआ। वो आधे ही सहर फूंकने लगा था। मेरे मेहमान आने में खुश आमदीद। रोशनी उसके नकूश वाजिया करने लगी। वो खुश शक्ल था, दराज कद और सुरमाई आंखों वाला। चेहरे पे रोब और संजीदगी बायक वक्त थी। उसे देखकर कहीं पल ठहर जाने को दिल करे। उम्मीद है मेरे भाई ने आप सबको ज्यादा तंग नहीं किया होगा। उसके लहजे में भी पशून अंसर था। वो आगे आया और शादान के करीब आकर रुका। हाथ बढ़ाकर उसके माथे के जख्म को छुआ, फिर टटोल कर देखा। आंखें छोटी हुई, फिर उससे उंगलियों की मदद से उसका जख्म पूरा खोल दिया। शादान की रूह तक तकलीफ से भर गई। ज्यादा गहरा जख्म नहीं है, फिर भी मैं मरहम पट्टी का इंतजाम करवा दूंगा। 5 लोगों को कैद करके, उनको मारकर, उनका खून बहाकर वो अब उनके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम कर रहा था। आह, उसकी असमत को सलाम। मैं आपके लीडर से बात करना चाहूंगा। उससे जेब से रुमाल निकालकर शादान के चेहरे से खून साफ करना चाहा। वो पीछे हुआ। जबल ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे एक जगह जमा दिया। कोऑपरेट करें, हम भी करेंगे। सहम साफ करके वो जो ही मुड़ा, उसकी नज़र ज़ुखरूफ से टकराई। सुरमाई आंखें एक पल के लिए बिल्कुल बदल गईं। उनमें कुछ आया था, कोई चमक सी। अगले ही पल वो दोबारा सख्त हुई। ज़ुखरूफ उसे देख आंखें मीच गई थी। उससे ये आंखें मीचना बुरा लगा, बहुत बुरा। मैं कुछ वक्त बाद आऊंगा, तब तक आप लोग अपना लीडर या फिर स्पोक्समैन चुन लें। उससे ऊपर आवाज़ से कर किसी को बुलाया। कोई तेज से सीने फलांगता नीचे आया था। उससे गले में कैमरा लटक रहा था। ये मेरा भांजा है असवंत। जबल ने लड़के की तरफ इशारा किया। ये बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। अब आप जरा तस्वीर लेने दें इसे। वो उन्हें यूं बहला रहा था जैसे वो कच्ची पक्की के स्टूडेंट्स हों, या जैसे उनका फोटोशूट प्राइम टाइम में छपना था। लहजा ऐसा मुलायम था जैसे वो उन 5 लोगों से बेहद मोहब्बत करता हो। तस्वीर लेने के लिए उन्हें तगो दो ना करनी पड़ी। अगर कोई तस्वीर ना खिंचवाता तो बहराम की पिस्तौल का दस्ता उसके चौबदा तबक रोशन कर देता। चंद पल बाद लड़का तस्वीर लेकर बाहर निकल गया। क्या तुम ये तस्वीर हमारे घर वालों को भेजोगे? अगवा पर आए तावान, राइट? सुफरूफ इस सारे वक्त में पहली बार बोली थी। जबल ने उससे नहीं देखा। वो उसे दोबारा नहीं देखने की गलती नहीं कर सकता था। तो उसी नजर जंजीर होती है, वो बन नहीं सकता था। जहन पे जोर दें और सोचते रहें, कुछ वक्त बाद मुलाकात होगी। वो कहते हुए बहराम को इशारा करता, जिससे आया था उसी तरह चला भी गया। वो पीछे से उसे आवाज़ें देते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। मौजूदगी, वो 5 लोग अपनी इस जगह मौजूदगी को कबूल नहीं कर पाए थे। यार, ये क्या तरीका है? बाहर आते ही बहराम नाखुशी से बोला। तुम्हें मुझे फ्री हैंड देना था और वक्त क्यों दिया? उनको अभी मार मार कर उनको लेवल कर देता। जबल ने ठहर कर उसे देखा। तुमने मार कर उन्हें खौफजदा किया। मैंने तस्वीर निकलवा कर उनका दिमाग दूसरी रुख पे कर दिया। मैं उन्हें कमजोर कर रहा हूँ, थका रहा हूँ। तुम खेल के असूलों से नावाकिफ हो बहराम। उससे अपने छोटे भाई का कंधा थपका और आगे बढ़ गया। वो लातों के भूत है, बातें उन पे असर नहीं करेंगी। बहराम नागवारी से बोला, मगर कुछ कर नहीं सका। ये बसात मोरे, ये खेल उसका नहीं था। वो बस एक सिपाही था,
एक वज़ीर